नमस्कार साथियों, 22 फरवरी 2023 का दिन है। हरियाणा जनादेश टाइम्स पर आप यह वीडियो लाइव देख रहे हैं। मैं हूं सुनील सचदेवा, संपादक सांध्य दैनिक हरियाणा जनादेश टाइम्स। आज जनादेश कार्यालय में एक बहुत ही बेहतर दिन है। फतेहाबाद के पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया अपने साथियों के साथ यहां मौजूद हैं। मैं रोहित चौहान से कहूंगा कि एक बार बलवान जी के साथ साथ उनके साथियों पर भी कैमरे को घुमाएं। देखिए, हर नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, चाहे किसी संस्था का अध्यक्ष हो, विधायक हो, उन्हें अपने सहयोगियों की टीम की बहुत जरूरत होती है। जितनी समर्पित टीम जिस व्यक्ति के साथ होगी वो अपने क्षेत्र में उतना ही कामयाब होगा। आज हम बलवान सिंह दौलतपुरिया से एक इंटरव्यू करने वाले हैं। इन्हें नहीं पता, पहले कई बार बात होती है तो बलवान जी ये जरूर पूछते हैं भी क्वेश्चन बताओ, क्या पूछोगे। तो आज हम इनसे ना कसूते क्वेश्चन पूछेंगे। बलवान जी, परमिशन है? कसूते क्वेश्चन पूछ सकते हैं? पूछ सकते हो। बलवान जी, सबसे पहले तो यह बताइए आप कि अभी हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य कुमारी शैलजा जी, जो कि बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की, उनका आपने फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस संदेश यात्रा थी आपकी, उसका दौरा करवाया। उसके बाद कहते हैं आपके पैर ना जमीन पे नहीं है। नहीं, मेरे पैर तो पहले भी जमीन पे थे, आज भी जमीन पे हैं, आगे भी जमीन पे रहेंगे। और जिस तरह से हरियाणा में जन संदेश यात्रा आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में फतेहाबाद विधानसभा में, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आई, तो फतेहाबाद जिले के लोगों ने जिस उत्साह और उमंग के साथ उस जन संदेश यात्रा का स्वागत किया, आए हुए नेताओं के विचार सुने, वास्तव में काबिल तारीफ है। इतना स्वागत, इतना उत्साह के साथ किसी लीडर का मैं पहली बार फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश होने पे देख रहा था। बलवान जी, मेरे को बहुत सारे साल हो गए। मेरे ख्याल तो मैं पत्रकारिता में आपसे भी पहले हूँ, राजनीति में पहले मेरे को 38 साल के करीब हो गए। मैंने ना किरडान की जनसभा में हम लोग देखते हैं, पत्रकार लोग जब जाते हैं, विश्लेषण करते हैं, भीड़ तो हर कोई इकट्ठी कर लेता है। आजकल ये एक मैनेजमेंट का सिस्टम है, आप कुर्सियां बिछाइए, साधन उपलब्ध कराइए। किरडान की ना भीड़ में एक जोश था। जब लोगों के बीच में जोश होना तो वो जोश कुछ करता है। तो क्या आप ये विधानसभा चुनावों तक ये जोश संभाले रखेंगे? बिल्कुल। फतेहाबाद विधानसभा के जो आम जन मानस है वो आज पूरी तरह जोश में है और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहा है। क्योंकि इस सरकार के अंदर चाहे कोई भी वर्ग हो, सभी वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। किसी भी वर्ग को इस सरकार ने प्रताड़ित करने से नहीं छोड़ा, चाहे कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, चाहे कोई छोटा दुकानदार हो। इन्होंने सिर्फ कारपोरेट घरानों को छोड़ के सभी वर्ग को परेशान किया है और सभी वर्ग अब चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बलवान जी, वहां मैंने बाई चांस मेरे को 2 लोग मिल गए। मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की। वो बोले हम भूना से आए हैं। तो हमने पूछा भी भूना से आप आए हो, बलवान जी के आप सपोर्टर हो या वैसे आप कांग्रेस के हो या आप भाजपा के हो? बोले हम बलवान के साथ हैं। तो मैं कहा आप ये चुनाव में बलवान को वोट दोगे? कहते कांग्रेस टिकट मिली तो पक्का बलवान को वोट देंगे। ये एक प्रश्न है। उन्होंने कहा कांग्रेस टिकट मिली तो हम बलवान को पक्का वोट देंगे। तो कांग्रेस की टिकट आपको मिलेगी? कांग्रेस इस बार सर्वे कराएगी, इंटरनल सर्वे होगा और अपने चैनल से भी पता करेगी और विनिंग कैंडिडेट पे ही दाव लगाएगी। और मुझे भी आशा उम्मीद है कि जब भी सर्वे कराएगी और अपने विभिन्न चैनलों से पता करेगी तो मेरा भी रिपोर्ट कार्ड अच्छा आएगा तो पार्टी हो सकता है मेरे पे भी दाव लगा दे। जी, एक प्रश्न में पिछले चुनाव को लेकर कहूंगा। आपने एक इलेक्शन लड़ा, हमने देखा कि एक बहुत लंबा 50 दिन से भी ज्यादा लंबा चुनाव प्रचार किया और आपने टेम्पो बनाए रखा। मैंने वही आपके छोटे भाई सुरेश दौलतपुरिया को भी जनसभा में देखा। अब आपकी टीम में मेरे ख्याल पे उस पहले इलेक्शन में तो आपके बेटे नहीं थे साथ, हुआ छोटा होगा उस टाइम, तो आपका बेटा भी इस आपकी रैली में किरडान के अंदर था। ये सारी चीजें जब पॉजिटिव होती है तो एक चीज संभव हो जाती है। पिछला इलेक्शन आपने क्यों छोड़ दिया? पिछला इलेक्शन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि इलेक्शन छूट जाता है। इलेक्शन छोड़ना नहीं चाह रहे थे
लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि इलेक्शन छूट गया। नहीं, आप एक चीज स्पष्ट बताइए। देखिए, अब मैं प्रश्न तब करूंगा कि आप स्पष्ट जवाब दें तो कर दूं प्रश्न। मैं तो स्पष्ट अब जवाब अब देता आप ये हूं। बताओ कि क्या आपसे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धोखा किया जो फतेहाबाद की भाजपा टिकट आपको नहीं दी? अब बहुत पानी बह चुका है, मैं नहीं समझता कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई वक्त है। मैं तो वैसे भी पॉजिटिव थिंकिंग का प्राणी हूँ। आगे सोचता हूँ तो 4-5 महीने बाद में फिर चुनाव आ जाएगा, फिर दो हाथ करेंगे, फिर पता लग जाएगा किसने धोखा किया किसने नहीं किया। एक चीज तो जनता आम कहती है भी बलवान सिंह मुख्यमंत्री पे विश्वास करते रह गए और चौधरी दूड़ाराम ऊपर से टिकट ले आया, भाजपा हाईकमान से टिकट ले आया। इस बारे में आपको तो जानकारी है, तो थोड़ा सा क्यों नहीं बताना चाहते आप भी? ऐसा मैं कुछ ये हुआ? सोचता हूँ अब इतना पानी बहने के बाद में गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है। 2-4 महीने के बाद में कौन ऊपर से ले आया कौन नीचे से ले आया, सबको अपनी औकात फतेहाबाद की जनता दिखा देगी। और फतेहाबाद की जनता इस बार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है जिस व्यक्ति को उन्होंने यहाँ से नुमाइंदा बनाया है। बलवान जी, कई परिस्थितियां बदल जाएं, आजकल राजनीति का पता नहीं है। आपने बिहार में देखा होगा भी राजनीति कभी नीतीश कुमार इधर से उधर, कहीं ऐसा तो ना हो कि कांग्रेस टिकट ना दे और आप भाजपा के उम्मीदवार बन के फतेहाबाद से आ जाएं। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं पॉजिटिव सकारात्मक सोच से आगे चलता हूँ। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आज के दिन कांग्रेस पार्टी कार्य प्रणाली है, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे दाव लगाएगी विनिंग कैंडिडेट पे ही। और फतेहाबाद विधानसभा से कांग्रेस पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। बलवान जी, प्रश्न अब है फतेहाबाद के विधायक चौधरी दूड़ाराम को लेके। अभी मैं एक देख रहा था, बाई चांस में उस गांव को नोट करना भूल गया। दूड़ाराम जी मंच पे भाषण कर रहे थे, लोग चलो विरोध तो कर रहे हैं, गैस सिलेंडर मोल लेना पड़ता है, इस तरह के आप भी देखते होगे। अभी फतेहाबाद के विधायक ने ना माइक पे कह दिया कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अच्छा लगू तो वोट दे देना और अच्छा ना लगू तो वोट नहीं देना। आपने भी सुना है क्या ये वीडियो? सुना है। कहाँ का था ये वीडियो? गोरखपुर गांव का है ये वीडियो। हाँ, ठीक है। तो वो लोग इसलिए विरोध कर रहे थे, किसान संगठन के लोग थे। वो कह रहे थे हमारे ऊपर तो आपने धारा 144 लगा रखी है और आप हमारे गांव में जनसेवा करने आ गए, ये भेदभाव क्यों है? क्योंकि हमारे विधायक की कथनी और करनी में अंतर है। ये विधानसभा में तो कहता है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक बूंद पानी नहीं है, और जब किसान इसके रेजिडेंट्स के सामने धरना देते हैं मुआवजे के लिए, तब उनको ये कहता है कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, आपको मुआवजा दिलाऊंगा। तो तब किसान संगठनों ने कहा था हमें ये बताएं आप सच काम बोल रहे थे, आप विधानसभा में झूठ बोल रहे थे या हमारे सामने झूठ बोल रहे हैं? तो हमारे विधायक को उस टाइम में कोई जवाब नहीं आया। तो आज हम फतेहाबाद की जनता भली भांति हमारे विधायक की कार्यप्रणाली से वाकिफ हो चुकी है। और इस तरह के गोरखपुर का एपिसोड हो चाहे पीली मंदोरी का एपिसोड हो, पीली मंदोरी में भी ऐसा एक वाक्य हुआ था और आगे भी ऐसे वाक्य इन भाजपा लोगों के साथ बहुत होंगे। बलवान जी, आप आलोचना तो हमेशा करते रहे हैं, कोई एक अच्छा काम बता सकते हैं विधायक दूड़ाराम ने किया? मुझे तो नहीं लगता कि कोई अच्छा काम इस कार्यकाल में तो किया हो, क्योंकि जिस तरह से मनोहर लाल जी कहते हैं पर्ची खर्ची नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, और जिस तरह से हमारे विधायक के ड्राइवर ने ही आरोप लगाया कि इसी के पीए ने और इसी के आदमियों ने मेरे से पैसे लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा विधायक ही भ्रष्टाचार और पर्ची खर्ची को लिए अपनी गाड़ी में घूम रहा था। और जिस तरह से नगर पालिका को मच्छी मार्केट बना दिया है, अगर मैं थोड़े शब्दों में कहूँ तो ये हमारे विधायक की दखलंदाजी की वजह से आज नगर परिषद का ये हाल है। और चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आज कोई अच्छी स्थिति कहीं भी नहीं है। कांग्रेस टिकट में 5 लोग दावेदार हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच हैं, डॉक्टर विनीत पूनिया हैं, प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा हैं, कुलबीर बेनीवाल हैं, आप हैं, 2-3 और भी हो सकते हैं। कांग्रेस आपको ही क्यों टिकट दे, प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा को क्यों ना दे? मैं ये कब कह रहा हूँ कांग्रेस मुझे टिकट क्यों दे? मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी एक इंटरनल सर्वे कराएगी और अपने जो पार्टी के चैनल हैं उनसे पता करेगी और विनिंग कैंडिडेट पे ही पार्टी दाव लगाएगी। क्योंकि हरियाणा विधानसभा में इस बार जिस तरह से दर और दीवार पे लिखा जा चुका है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की बनेगी, और ये बनेगी तब जब पार्टी इस तरह की इंटरनल सर्वे करा के विनिंग कैंडिडेट पे दाव लगाएगी। बलवान जी, 3 नेताओं का वरदस्त लिए हुए हैं। जैसे आप इनेलो के टाइम भी कहते थे भी मेरी कड़ पे मजबूत हाथ है, आज आपकी कड़ पे कुमारी शैलजा का मजबूत हाथ है। कुमारी शैलजा ने किरणान में 2 बार आपको मंच पर और पत्रकारों के बीच में भी थपकी दी। डॉक्टर विनीत पूनिया जो कांग्रेस के लीडर हैं, अपना राष्ट्रीय सचिव भी हैं, वो कहते हैं कि रणदीप सुरजेवाला का मेरी कड़ पे बड़ा मजबूत हाथ है।
प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा कहता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मेरे पे मजबूत हाथ है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा में चली तब भी क्या कांग्रेस टिकट आपको मिल सकती है? आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी के वरदस्त के साथ साथ मुझे हरियाणा प्रदेश के सभी सीनियर नेताओं का वरदस्त प्राप्त है। बलवान जी, आपसे ना बहुत सारे प्रश्न पूछे, आप एक चीज बताओ, अभी काबू क्यों नहीं आ रहे? आप क्यों स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आप नहीं, मैं तो स्पष्ट, कहाँ आप स्पष्ट जवाब किसी के प्रश्न का भी नहीं दे रहे? मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई स्पष्टवादिता के साथ कोई अन्याय किया हो। मैं पूरी तरह स्पष्ट आपको जवाब दे रहा हूं जितना मेरी जानकारी के मुताबिक तो है। चलो आप, हम इस टॉपिक को छोड़ते हैं यहीं। किसान आंदोलन, किसान फिर सड़कों पे है, किसान के ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। एक लंबा आंदोलन पीछे भी इन्होंने किया, अब फिर किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं और आप सारी चीजों का आकलन भी कर रहे होंगे। आखिर ये परिस्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं बार बार? ये परिस्थितियां ऐसे हो रही हैं कि आज किसी पार्टी का पूरे हिंदुस्तान में राज नहीं है। अगर भाजपा का राज होता तो शायद वो किसानों की बात सुनती। आज कारपोरेट घरानों का राज है और कारपोरेट घराने कभी भी किसान मजदूर की बात नहीं सुन सकते। नहीं तो अगर भाजपा का राज होता, हमें पिछले जो भाजपा के नेता थे, चाहे वो हमारे विरोधी पक्ष के हों, लेकिन फिर भी उनका अपनापन होता है। वो किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, छोटे दुकानदार की, इनकी समस्याओं को समझते हैं। लेकिन जब कारपोरेट घराने होते हैं, ये तो सिर्फ अपना मुनाफा देखते हैं और इनको ये लगता है कि हमें किसी तरह रोटी के ऊपर कब्जा करें। और रोटी के ऊपर कब्जा करने के लिए सबसे पहले इन्होंने सरकार को हाईजैक किया। और आज किसान जमीन बेच के तो धनवान हो सकता है, लेकिन फसल बेच के किसान आज के दिन कंगाल हो रहा है। इसलिए किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं। ये जो पिछले दिनों स्वामीनाथन रिपोर्ट के अंदर निश्चित तौर पे आई थी कि स्वामीनाथन ने कहा था कि सीटू लागत पे 50% लाभकारी मूल्य मिलेगा, तभी किसान लाभकारी होगा, तभी किसान की कहीं ना कहीं जीवन बसर अच्छी तरह से हो पाएगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, इन्होंने स्वामीनाथन को तो भारत रत्न दे दिया, अगर ये स्वामीनाथन के साथ साथ एमएसपी गारंटी कानून लाते तो उनका भारत रत्न ज़्यादा प्रासंगिक होता, क्योंकि एमएसपी के बगैर आज किसान का गुजारा नहीं हो सकता। और ये कारपोरेट घराने ये अच्छी तरह से जानते हैं कि न आज कौन सी जगह इनको ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि इनको पता है कि सोना एक बड़ी महंगी धातु है, लेकिन हमारी लेडी सोना साल में 7 बार 17 बार पहनती है और रोटी हमारे आदमी एक साल में 700 बार खा लेते हैं। इसलिए इनको पता है भी ये चीज़ पे हम कब्जा करेंगे तभी हम मुनाफा ज़्यादा कमा पाएंगे। और अब इनकी नज़र किसान की ज़मीन पे है, ये कारपोरेट घराने इसको हड़प लें ताकि किसान भी मजदूरी करने पे विवश हो जाए। बलवान जी, कांग्रेस को लेके एक प्रश्न है कि देश के आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। देश आज़ाद हुआ, देश के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, उसके बाद इंदिरा गांधी भी बहुत एक दबंग प्रधानमंत्री के तौर पर रही। एक युग ऐसा था कि 2-2, 3-3 सीटों पे भी कांग्रेस इंदिरा गांधी लड़ते थे, चुनाव जीत जाते थे। और आज ये दौर है, यूपी लोकसभा मेरे ख्याल 80 सीटें हैं, 85 80 सीटें हैं, 80 सीटों में 17 में लड़ेगी कांग्रेस सिर्फ। ऐसा क्यों हो गया? इतनी कमजोर कांग्रेस कैसे होगी? 80 में से 17 कांग्रेस लड़ेगी और बाकी पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आज जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में सांप्रदायिक ताकतें सक्रिय हो रही है, इन सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए कांग्रेस का एक स्पष्ट सोच है कि विपक्ष के सभी साथियों को इकट्ठा किया जाए। कांग्रेस के लिए सीट कम और ज़्यादा कोई महत्व नहीं रखती। कांग्रेस चाहती है कि सांप्रदायिक ताकतों को कमज़ोर किया जाए और हिंदुस्तान का भाईचारा बढ़ाया जाए, हमारा आपस के अंदर प्रेम और प्यार हो, नफरत के दुकान बंद की जाए, प्रेम की दुकान खोली जाए। इन्हीं सभी बातों को लेके कांग्रेस पार्टी छोटे छोटे दलों से समझौता कर रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए सीट ज़्यादा लें कम लें उस बात का महत्व नहीं है, सांप्रदायिक ताकतें किस तरह कमज़ोर हो कांग्रेस ये सोचती है। नहीं बलवान जी, एक उल्ट तो हो गया ना, जो छोटी छोटी पार्टियां कहते हैं कि जो कांग्रेस के वो राजनीतिक वर्चस्व में पलती थी, आज कांग्रेस को उन्हीं का सहारा लेके, और बल्कि उल्टा हो गया। भाई समाजवादी पार्टी की बैसाखियों की जरूरत कांग्रेस को है वहाँ। नहीं, बैसाखियों की जरूरत नहीं। मैंने आपको पहले कहा ना, हमारी सोच है भी सांप्रदायिक ताकतों को कमज़ोर किया जाए। अगर हम उसके अंदर छोटे और बड़े का भेदभाव करने लग जाएंगे तो वो लोग अपने आप को कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रसित समझेंगे। हम उनको आगे करके और उनके साथ सोचते हैं भी किसी तरह से इन सांप्रदायिक ताकतों को काबू किया जाए ताकि हिंदुस्तान का बंटवारा ना हो।
क्योंकि आज जो लोग सत्ता में विराजमान है, ये कभी भी आज़ादी की लड़ाई इन्होंने नहीं लड़ी, ना ये कभी आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने हमारे शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव उनका साथ दिया था। इन्होंने हमेशा ही दूसरे लोगों का साथ दिया था और ये एक बार पुनः भारत को कहीं ना कहीं तोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की सोच है कि हिंदुस्तान एक रहेगा तो हम सब एक रहेंगे। पहले हमारे राष्ट्र एक होना चाहिए और राष्ट्र एक के लिए सीटें कम लड़ें ज़्यादा लड़ें ये कोई महत्व की बात नहीं है। आप फतेहाबाद, अंतिम प्रश्न है आपसे, फतेहाबाद क्षेत्र में विकास को होते हुए देख रहे हैं, हो रहा है या नहीं हो रहा, या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है? शहर के विकास को लेके, नगर परिषद की कार्य प्रणाली को लेके बड़े प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नगर परिषद ही नहीं, पूरे फतेहाबाद विधानसभा में कहीं भी विकास के नाम पे एक ईंट नहीं लगी है। ले दे के सिर्फ मीडिया में शब्दों का मायाजाल करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि विकास हो रहा है। विकास कहीं भी नहीं। आज नगर परिषद का जितना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल तो इतना कभी देश आज़ाद होने के बाद में भी नहीं हुआ जितना नगर परिषद का आज है। जब डिपॉजिट है तो इनको अच्छी तरीके से टेंडर लगाने चाहिए, शहर का विकास करना चाहिए। लेकिन टेंडर क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि कुछ अधिकारी ऐसे बैठे हैं कुंडली मार के, वो अनाप शनाप एस्टिमेट बनाते हैं और उनके ऊपर हमारे जो प्रधान जी हैं आदरणीय राजेंद्र खिंची जी, वो बड़े ईमानदार आदमी है। वो सोचते हैं कि ये पैसा बर्बादी में नहीं होने दूंगा, इसलिए इनकी खिंचातान के अंदर टेंडर कैंसिल हो रहे हैं। और हमारे विधायक को इसके अंदर दखलंदाजी देनी चाहिए और एस्टिमेट बना, उस टाइम अच्छा एस्टिमेट बनाना चाहिए, वाजिब दाम का एस्टिमेट बनाना चाहिए और कंपटीशन के अंदर टेंडर छोड़ना चाहिए ताकि शहर का विकास ठीक तरह से हो पाए। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं ठेकेदार से कमीशन के चक्कर में अनाप शनाप एस्टिमेट बनाते हैं, इसलिए नगर पालिका हमारी प्रभावित हो रही है। और जहाँ तक फतेहाबाद के विकास की बात है तो हमारे विधायक को तो फतेह विकास की वी का भी नहीं पता। ये तो कहता है मैंने 4 गलियां बनवा दी, 4 मैंने खाड़े बनवा दिए, 20 टॉयलेट बनवा दी। ये तो इसी को विकास समझता है। विकास ये होता है, ये यहाँ पे मेडिकल कॉलेज था, ये लड़ाई लड़के मेडिकल कॉलेज यहाँ पे स्थापित करता तो हमारे फतेहाबाद शहर की आबो हवा ही दूसरी होती। यहाँ पे दुकान की दुकानदारी ठीक चलती, बच्चों को रोजगार मिलता, कोई पीजी गेस्ट हाउस खुलते और खुलते, यहाँ पे व्यापार बढ़ता। लेकिन इसको पता ही नहीं मेडिकल कॉलेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्योंकि इसके पिछले कार्यकाल में जो पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी हमारी शुगर मिल थी भुन्ना में, वो औने पौने दामों में बिक गई थी। अगर हमारा स्थानीय प्रतिनिधि, हमारा विधायक मजबूत होता, मुख्यमंत्री को धमकी देता कि मैं इस मिल को बिकने नहीं दूंगा, अगर आप मिल धक्के से बेचोगे तो आपके कोठी के सामने आमरण अनशन शुरू कर दूंगा, तो किसी भी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं होती कि 40-42 करोड़ में इतनी बड़ी शुगर मिल को वो बेच दे। लेकिन हमारे विधायक इन चीज़ों पर कभी उन्होंने देखा ही नहीं। और भी जो दूसरी चीज़ें उनकी तरफ भी विधायक का विकास के नाम पे ना इनको शिक्षा का कोई ज्ञान है, ना इनको हेल्थ का कोई ज्ञान है, ना इनको दूसरी, इनको तो सिर्फ ठेकेदारों से कमीशन कैसे लेना है, अफसरों की जेब कैसे काटी जानी है, सिर्फ 2-4 चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान है। 2 छोटे-छोटे प्रश्न पूछूंगा, हालांकि मैंने ये अंतिम प्रश्न आपसे कहा था। आम चर्चा है कि फतेहाबाद की जो राजनीतिक सिस्टम है, फतेहाबाद का प्रशासनिक सिस्टम है, फतेहाबाद का पुलिस सिस्टम है, सट्टे से करोड़ों रुपए कमा लेने वाले कुछ लोग, अलग अलग ग्रुप हैं, उनके चुगल में फंस चुका है। इसलिए फतेहाबाद का विकास भी ठहर गया है और अन्य योजनाओं को भी प्रभावित हो रही हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सट्टे के मामले में पुलिस प्रशासन पंगु हो गई ऐसा लगता है, क्योंकि पिछले दिनों एक FIR दर्ज हुई थी और उसके अंदर नेट बैंकिंग से लेन देन भी हुआ था, तो सारी डिजिटल प्रूफ थे पुलिस के पास। और मैंने भी SP फतेहाबाद को बोला था, मैंने तो ट्वीट DGP को किया था, मुख्यमंत्री को किया था, आप कड़ी से कड़ी जोड़िए और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचिए ताकि इन स्टोरियों को कहीं न कहीं नेक्सस तोड़ा जा सके। लेकिन पुलिस और हमारे स्थानीय नेता तो सिर्फ इनका समझौता कराने में मशगूल रहे और फिर उन्होंने उसको FIR को कैंसिल की है या किस दफ्तर दाखिल किया पता नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फतेहाबाद जनता को विश्वास दिलाता हूं कि उस FIR को रीओपन कराएंगे, उसकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और दोषी लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। बलवान जी, वर्तमान में जो आप प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, कुमारी शैलजा की जनसभाएं हो रही हैं, राष्ट्रीय नीतियों को आप लोगों के सामने ला रहे हैं, क्या आप 2024 का विधानसभा चुनाव पक्का लड़ेंगे या कांग्रेस को मजबूत करते रहेंगे? 2024 का पहले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद तो आप नहीं लड़ने वाले क्योंकि आरक्षित है। उसके बाद में विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। और ये तब नहीं, इस बार चुनाव पक्का लड़ना है, ये निर्णय है भी। आप फतेहाबाद के कैंडिडेट के तौर पे फतेहाबाद की जनता आपको देखेगी।
ये समय से पहले का चुनाव है। एक बार पहले लोकसभा चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन करें, उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो उस टाइम आपके साथ खुल के बैठ के बात करेंगे। देखिए, आपने बलवान सिंह दौलतपुरिया जी से लंबी बातचीत को आप सुना। पहली बार मैं ये कहूंगा कि मेरी पकड़ में ये नहीं आए हैं, फिर हम देखेंगे किसी मंच पे इन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे, इनसे उगलवाने की कोशिश करेंगे। बलवान जी इस प्रश्न से भी बच गए हैं भी कांग्रेस ने अगर उन्हें टिकट नहीं दी। हमारी जानकारी यह पक्की है कि बलवान जी इस बार चुनाव पक्का लड़ेंगे। यह भविष्य के गर्भ में है कि किस तरीके से लड़ेंगे और कैसे लड़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।